हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर, नया टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। अब तक लास्ट क्लास में हमने जो भी देखा इसमें ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी कि हमने देखा कि प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री कैसे होता है। कोई भी कंपनी है अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करती है, उसको लोकल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो उसके बाद कंसेप्ट आया एमएनसी का। एमएनसी कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी यूनिट को ओपन करती है, वहां पर प्रोडक्शन करती है, वहां से अपनी प्रोडक्शन को और किसी कंट्रीज में या उसी कंट्री के डोमेस्टिक या लोकल मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो उसका देखा हमने इंटरलिंकिंग प्रोसेस अक्रॉस दी कंट्री। जो भी कंट्रीज में एमएनसीज आ रही हैं या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है कि एक कंट्री है मान लो यूएस की, वो इंडिया में आके क्या करती है, सेल करती है कोई प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है या फिर किसी छोटे प्रोडक्शन यूनिट को ऑर्डर देती है। उसका देखा हमने फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कि कैसे फॉरेन ट्रेड होता है और मार्केट को, एक कंट्रीज के मार्केट को दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे लिंक करते हैं कि यूएस का मार्केट है इंडिया के मार्केट के साथ कैसे कनेक्टेड है। आज हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन कि एक्चुअल मीनिंग ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉस होते हैं, ठीक है ना। और साथ में जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो ग्लोबलाइजेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए कोई फैक्टर है, कैसे उसके लिए बेनिफिशियल है, कैसे उसके लिए लॉस है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ग्लोबलाइजेशन कि एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है ग्लोबलाइजेशन की। हम लोग कैसे मार्केट को इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। क्या है रैपिड इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना and interconnection between the countries by greater foreign investment and great foreign trade कि हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और इंटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज होती है बाय द एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन ट्रेड के थ्रू हम कैसे करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन कि हमने एक कंट्री को, उसके मार्केट को दूसरी कंट्री से या उसके मार्केट से कैसे कनेक्ट किया, ठीक है। उसी को बोला गया इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज बाय ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, ट्रेड के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो एफडीआई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू और फिर ग्रेट फॉरेन ट्रेड के थ्रू, बिजनेस के थ्रू कैसे कनेक्ट किया। तो उसके क्या जो हमने इंटीग्रेट और इंटरकनेक्शन किया बिटवीन दी कंट्रीज, देयर इज एन इंटीग्रेशन। इसके थ्रू क्या हुआ, मार्केट इंटीग्रेट हुआ एज वेल एज द प्रोडक्शन सेंटर्स भी क्या हुए, इंटीग्रेट हुए। कि मान लो कि अमेरिका की कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट है कहाँ पे, इंडिया में। तो क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन सेंटर्स को क्या किया, इंटीग्रेट किया और हमने क्या किया, मार्केट को भी साथ में इंटीग्रेट किया। मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को दूसरी की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया, उसे लिबरलाइज किया, ओपन किया दूसरी की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी में। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, मार्केट को भी कनेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन यूनिट है उन्हें भी क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इसके थ्रू इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन के थ्रू बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए कोई तरह का मीडियम चाहिए। इसको कौन करेगा, जो मार्केट को कनेक्ट कौन करेगा या प्रोडक्शन सेंटर को कौन कनेक्ट करेगा कि एक मार्केट दूसरे मार्केट के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, या फिर प्रोडक्शन यूनिट एक मार्केट से दूसरे मार्केट से कनेक्ट हो जाए, या फिर इकोनॉमी एक कंट्री की दूसरी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए या इंटरकनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या, जो एमएनसीज है उन्होंने एज एजेंट काम किया। जो एमएनसीज थी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है यहाँ पे मार्केट की, मार्केट को कनेक्ट करने में, इकोनॉमी को कनेक्ट करने में।
या फिर जो प्रोडक्शन यूनिट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कनेक्ट करने में। तो क्या कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में भी है, चाइना भी है, तो उसकी जो प्रोडक्ट बना रही है उसके कुछ पार्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ पार्ट चाइना में हो रहा है, कुछ पार्ट जापान में हो रहा है, ठीक है। तो उसका जितने पार्ट्स उसके बनाए प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चर किए, उनको एक अलग कंट्री में जाके क्या कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। तो क्या किया हमने, डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या किया, कनेक्ट किया कि डिफरेंट पार्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी कंट्री, मान लो कार है, कार का कोई पार्ट जापान में बना, कोई पार्ट उसका इंडिया में बना, कोई पार्ट यूएस में बना, और उसको असेंबल कर दिया कहाँ पे, जर्मनी में। तो क्या हुआ, हमने जो प्रोडक्शन यूनिट को उनको क्या किया, कनेक्ट किया, इंटीग्रेट किया, इंटर कनेक्ट किया। तो इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दोनों पॉइंट क्लियर है ना। पॉइंट नंबर 3, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज आर प्लेइंग मेजर रोल। तो इसमें जो ग्लोबलाइज करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प किसने की, एमएनसीज ने की। कि एमएनसीज के थ्रू क्या हुआ, मार्केट कनेक्ट हो गया, वहां की प्रोडक्शन यूनिट कनेक्ट हो गई, मार्केट कनेक्ट हो गया, हमें सेल और परचेज के लिए क्या किया, एक मार्केट बन गया, अमेरिका का मार्केट से कनेक्ट हो गया, इंडिया के मार्केट से कनेक्ट हो गया, जापान के, या जर्मनी के, या फ्रांस के। तो जो एमएनसीज हैं उन्होंने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट रोल किया, जिसमें आर प्लेइंग द मेजर रोल, more and more goods and services, investment and technology are moving among the countries of the world। इसके थ्रू क्या हुआ, एमएनसीज ने क्या किया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को एंड टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक क्या किया, मूवमेंट किया, इसके थ्रू, एक एमएनसीज के थ्रू। कि उन्होंने क्या किया, प्लेइंग रोल किया कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, उन्होंने क्या किया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका मूवमेंट किया अक्रॉस दी वर्ल्ड, सर्विस को इन्वेस्टमेंट किया, मूव किया अक्रॉस दी वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट एंड दी टेक्नोलॉजी को क्या किया, इंटरचेंज किया। मान लो जो यूएस की कंपनी है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग लगाई इंडिया में, उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आए, तो टेक्नोलॉजी का भी मूवमेंट हुआ अक्रॉस दी वर्ल्ड, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ, सर्विसेज हुई, और गुड्स का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो देखा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद बेनिफिशियल भी है और उसके कुछ लॉस भी होते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि वहां के टेक्नोलॉजी, गुड्स या इन्वेस्टमेंट को मूवमेंट नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि जो कंट्री है वहां के पीपल्स को भी यहाँ से वहां मूव किया। जैसे किसके लिए, बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स के लिए एंड बेटर एजुकेशन के लिए। किसके थ्रू हुआ, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि उन्हें इंटरकनेक्शन लगता है किसके साथ, डिफरेंट कंट्रीज के बीच, सिर्फ ट्रेड के बेस पे नहीं, कल्चर के बेस पे कनेक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे भी होता है, टूरिज्म के बेस पे होता है, क्या ग्लोबलाइजेशन की एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का रिलेशन कैसे है। तो ग्लोबलाइजेशन ने किसको ओपन किया कि बेटर जॉब के लिए, बेटर इनकम के लिए एंड बेटर एजुकेशन के लिए लोगों का मूवमेंट किया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोर्सेज को भेजना है, हमने क्या पीपल्स को भी भेजा कि वहां पे ऐसा नहीं सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज भेजनी है, इन्वेस्टमेंट करना है कि पैसा भेज दिया, इन्वेस्ट कर दिया, या फिर टेक्नोलॉजी भेज दिया तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। उन्होंने पीपल्स को भी इन्वेस्ट किया है। पीपल क्या एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है पीपल रिसोर्स, तो उन्होंने क्या पीपल को एज ए रिसोर्स बनाया, उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए भेजा, इसके लिए इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, कि वहाँ की एजुकेशन कैसी उसको हम गेन कर सकें, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, जो पीपल्स थे एक कंट्री में दूसरी कंट्री से मूवमेंट हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कांटेक्ट विद द ईच अदर देन ए फ्यू डिकेड्स बैक। ऐसा नहीं कि आज के टाइम की ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ से कई डिकेड्स पहले की ग्लोबलाइजेशन था, लोग ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते थे, वहां से फिर कुछ सामान लेके इंडिया में लेके आए, इंडिया से कुछ गुड्स लेके सर्विस लेके दूसरी कंट्रीज में गए। तो जब वो ट्रेड होता था उसमें क्या होता था कि वो रॉ मटेरियल को एक दूसरे जगह से ले जाते थे, या फिर कुछ ऐसी यूनिट्स हैं कि जो ऐसा काम करते थे कि जो दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके गए। लेकिन
जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बेनिफिट है तो लॉस भी है। जैसे मैंने टॉय का एग्जाम दिया था कि इंडिया में टॉय मैन्युफैक्चरिंग थे, वो टॉय बना रहे थे, चाइना की कंपनी आई, उन्होंने चीप रेट में उन्हें देना स्टार्ट कर दिया, तो लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, चाइना की गुड्स की तरफ। उससे क्या हुआ कि जो इंडिया डोमेस्टिक टॉय प्रोड्यूसर थे वो उन्होंने अपने बिजनेस को कम कर दिया या प्रोडक्शन को कम कर दिया या बंद कर दिया था। बाद में चाइना ने देखा कि यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर थे उन्होंने टॉय बनाना बंद कर दिए, तो बाद में जाकर उन्होंने क्या किया, अपने टॉय के रेट इंक्रीज करना शुरू कर दिए। क्योंकि उस समय क्या था कि जो चाइनीज टॉयज के लोग हैबिचुअल हो गए थे कि हमें अपने चाइनीज टॉय को खरीदना है, वो हमें सस्ता मिलता है। जब देखा कि इंडिया में टॉय के प्रोड्यूसर कम हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टॉय के जो रेट थे वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए। तो लोग क्या कहते हैं हैबिचुअल चीज है, तो उन्होंने महंगे रेट पर भी खरीदना स्टार्ट किया। इससे लॉस क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी का, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या स्टार्ट होना, लॉस होना स्टार्ट किया। तो इन दी पास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैव नॉट बीन मच इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पीपल। तो उससे क्या हुआ, मूवमेंट में जो पीपल का मूवमेंट क्या हो गया, कम हो गया कि लोग रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए कि अगर दूसरी कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, उनका जो गुड्स एंड सर्विस है वो चीप होगा, तो लोग हमारे डोमेस्टिक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका एक बेनिफिट ये भी है कि मान लो कोई काम के लिए अमेरिका जाता है, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी के लिए, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया में आया लोगों को वहाँ पर अमेरिका जाना ही ना पड़े जॉब के लिए। मान लो अच्छी जॉब अगर किसी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एमएनसी ने अपनी यूनिट लगाई तो जॉब किसको मिलेगी, यहाँ के डोमेस्टिक पीपल को मिलेगी। अगर डोमेस्टिक पीपल को यहीं पे जॉब मिल रही और टेक्नोलॉजी मिल रही या अच्छी इनकम मिल रही तो दूसरी कंट्रीज में क्यों जाएगी, वो वहाँ पे मूवमेंट कम हो गया था। तो most region of the world are closer connected to other than people decades back. In the past few decades, there have not been much increase in the movement of people between countries due to the various restrictions. Restriction के barriers लगाए गए कि ऐसा हो कि दूसरी कंट्री आगे इन्वेस्ट कर दिया है और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खत्म हो जाए, लोग प्रोड्यूसर है, लोकल प्रोड्यूसर वो खत्म हो जाए। तो बाद में जाके ग्लोबलाइजेशन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। ये जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो दूसरी कंपनी आती है तो इसका अपनी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री जाता है, वो हमारी कंट्री से पैसा कमा रहे हैं, हमारा पैसा अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं, तो उन पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for the location around the world which would be cheap for their production due to globalization। अब MNC दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करती हैं, वो इसलिए इन्वेस्ट करती हैं कि मान लो उनकी कंट्री में जो पीपल रिसोर्स है उसको क्या है, चीप नहीं है, सस्ता नहीं है, तो वो ऐसी कंट्री को सर्च करती है जहाँ पे लोग काम करने वाले ना सस्ते में मिल जाए, कम रेट में मिल जाए। अगर उन्हें कम रेट में मिलेंगे तो जो उनका प्रोडक्शन बन के आएगा वो भी चीप होगा। वो लोग लोकेशन देखते हैं कि किस लोकेशन में उन्हें अपनी यूनिट्स को लगाने में सस्ते में लैंड मिल जाएगी या फिर सस्ते में रिसोर्स मिल जाएंगे, सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। तो जो एमएनसीज का मेन वर्क क्या होता है कि जो उनका प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो एमएनसी दूसरी कंट्रीज में जाती हैं कि जहाँ पर उन्हें जो रिसोर्सेज है वो चीप तरीके से मिल जाए। अगर रिसोर्सेज चीप तरीके से मिल जाएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो कंपनी से करती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दूसरी कंट्रीज में जाती है, किसके लिए, लुकिंग फॉर द लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड व्हिच वुड बी चीप एंड देयर प्रोडक्शन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कि वो चीप उनके लिए कि सस्ता रिसोर्स मिल जाए, कि सस्ती लैंड मिल जाए, सस्ती पीपल्स मिल जाए वर्क करने के लिए, जिससे उसकी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन वो कैसा होगा, चीप होगा और एक अच्छी क्वालिटी से कम रेट में एक अच्छी क्वालिटी को दे पाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट है, कुछ लॉस भी होते हैं कि लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गई, लोकल इकोनॉमी खराब हो जाए। काफी लोग कुछ अच्छे काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन है कि आप बिजनेस करने हमारी कंट्री में नहीं रखते, गवर्नमेंट की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, सारा पैसा तो आप कमा ले जाओगे। हमारे हम लोग क्या करेंगे, किसी ने हमको अच्छा कि एमएनसी अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे किसी कंट्री में। अब लोग उसके हैबिचुअल हो चुके थे कि अब अमेरिका की कंपनी है, हम उसमें वर्क करते हैं, अब उन्होंने बंद कर दी तो आपको कहाँ जाएंगे वर्क करने के लिए, अगर उनके पास कोई डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये क्या था, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफेक्टिव फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन। उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।